अस्सलाम वालेकुम टॉल, वेलकम बैक टू द कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्लास। तो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने स्टार्ट करना है लेक्चर 6। ठीक है, लेक्चर 6 आज हमने स्टार्ट करना है। तो लेक्चर 6 में हमने क्या पढ़ना है, हमने वही जो हमने पहले बात की थी लेक्चर 5 में, कि हमने लेक्चर 5 और लेक्चर 6 में सिर्फ और सिर्फ हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। और प्रॉपर्टी किस चीज़ के प्रॉपर्टीज़? कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेक्चर 5 में हमने बात की प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट। अभी लेक्चर 6 में हमने बात करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट। ठीक है, तो जिस तरह के हमने 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रेश कंक्रीट पढ़े हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी जो है ना मुख्तलिफ हमारे साथ प्रॉपर्टीज़ है हार्ड एंड कंक्रीट के। तो वन बाई वन हमने इसको डिटेल के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्ड एंड कंक्रीट क्या है हमारे साथ? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ है स्ट्रेंथ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस करना है कि व्हाट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ड एंड कंक्रीट और व्हाट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। ओके, देखिए, द कंक्रीट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड ऑल द इम्पोज स्ट्रेसेस विद adequate factor of safety. Concrete should have adequate compressive strength, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए, स्ट्रेंथ क्या है हमारे साथ? ताकत को कहते हैं। तो हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ है। इसका जो है ना किसी कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ भी होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी होता है। तो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ है हमारे साथ। अगर कंक्रीट हमारा इतना जो है ना स्ट्रेंथ इसका हो, वो इतना मजबूत हो कि ये मुख्तलिफ किस्म के जो स्ट्रेंथ है, जैसे कंप्रेसिव है, फ्लेक्सिबल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये सब के सब जो है ना क्या है, वो एडिक्वेट हो, एक ख़ास हद तक जो है ना इस मुख्तलिफ किस्म के लोड को अगर ये ले सकता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल, इन द फॉर्म ऑफ टेंसाइल, तो ये मुख्तलिफ किस्म के लोड या फोर्सेस अगर ये हमारा कंक्रीट ले सकता है, तो हम कहते हैं कि हमारा कंक्रीट क्या है, वो उसका स्ट्रेंथ क्या है, वो ठीक है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छा है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ हम पढ़ते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। तो इसी तरह कंक्रीट के लिए हम ये पढ़ते हैं कि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतना है, इसका फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ इतना है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ होता क्या है? स्ट्रेंथ ही होता है कि मतलब अगर हमारे कंक्रीट में इतनी एबिलिटी हो, उसकी इतनी कैपेसिटी हो कि वो एक ख़ास हद तक वो लोड ले सकता है, वो लोड की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो ले सकता है विदाउट क्रैकिंग, विदाउट डिटोरिएशन। ठीक है, एक ख़ास फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, मिसाल के तौर पर किसी भी कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक जो है ना कंक्रीट को अगर आपने डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप इसके ऊपर 50 टन आप लोड डाल रहे हैं, लेकिन आप डिज़ाइन करेंगे 80 टन के लिए, 100 टन के लिए, तब जो है ना ये क्या होगा, इट्स मीन्स कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ख्याल आपने रखा हुआ है। 50 टन आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हो सकता है टाइम के साथ साथ जो है ना इसके ऊपर लोड ज़्यादा आ जाए, फिर भी आपके साथ एक क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पर है। ठीक है, आपने इसका ख्याल रखा हुआ है, तब भी जो है ना इसका स्ट्रेंथ क्या होगा, अच्छा होगा, आपका कंक्रीट फेल नहीं होगा। यहाँ पे इसका मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है स्ट्रेंथ हमारे साथ क्या है ऑफ कंक्रीट रिजल्ट्स। हमारे साथ जो स्ट्रेंथ कंक्रीट में आ जाता है, ये कुछ ना कुछ इसी तरह हमारे साथ कुछ रीजंस है, हमारे साथ कुछ इसी तरह अवामिल होते हैं, इसी तरह हम कुछ ना कुछ करते हैं, इसी तरह मटेरियल के साथ, इसी तरह जो है ना हम मिक्सिंग में हम इसी तरह कुछ करते हैं, ताकि जिसकी वजह से हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होता है। तो वो जो है ना हमारे साथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द मोटर है हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मोटर का स्ट्रेंथ अच्छा है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ क्या होगा, वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये किस्म के फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है ना इफेक्ट हो जाता है। तो मोटर मीन्स सीमेंट और आपने जो है ना वाटर को इसी तरह सेंड में इसी इन चीज़ों को मिला लिया है। इसके अलावा कोर्स एग्रीगेट पर हम मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोटर मीन्स के यहाँ पे पेस्ट की बात हो रही है। जो पेस्ट हम तैयार करते हैं सीमेंट वाटर का, अगर वो ठीक है, वो स्ट्रांग है, इसका स्ट्रेंथ अच्छा है, तो हमारे साथ ओवरऑल जो है ना कंक्रीट अच्छा होगा। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ द कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल, अगर हमारे साथ कंक्रीट में हम कोर्स एग्रीगेट भी हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जो लोड लेता है, ज़्यादातर जो ताकत होती है, वो कोर्स एग्रीगेट की होती है। अगर कोर्स एग्रीगेट का स्ट्रेंथ अच्छा है तो हमारे साथ ओवरऑल कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होता है। ठीक है, इसके अलावा बॉन्ड बिटवीन ए मोटर एंड कोर्स एग्रीगेट, जो मोटर होता है हमारे साथ मसाला होता है, इसके अलावा जो कोर्स एग्रीगेट होता है, इसके बीच में अगर बॉन्ड अच्छा है तो हमारे साथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होता है।
ठीक है। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे कंक्रीट का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फैक्टर अफेक्टिंग कंक्रीट स्ट्रेंथ, मुख्तलिफ किस्म के हमारे साथ फैक्टर्स है यहाँ पे। ये असाइनमेंट 3 है, लेकिन असाइनमेंट 3 आप लोगों ने अभी नहीं करना है, नीचे मैंने लिखा हुआ है। चूँकि ये टॉपिक इसके साथ रिलेटेड है स्ट्रेंथ के साथ, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एज ए असाइनमेंट आप लोगों को दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग खुद स्टडी कर ले, इसको सर्च कर ले, असाइनमेंट तैयार कर ले। अगर अभी टाइम नहीं है तो अभी छोड़ दें, क्योंकि दिस असाइनमेंट शुड सबमिट आफ्टर मिड एग्ज़ाम। जब आप लोगों का मिड एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद जब फाइनल जो है ना आप लोगों के क्लासेस वगैरह फाइनल एग्ज़ाम के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, तब जो है ना आप लोगों ने ये असाइनमेंट नंबर 3 आप लोगों ने जमा करना है, ठीक है। और यही असाइनमेंट आप लोगों के फिर फाइनल एग्ज़ाम में इंक्लूड होगा, ठीक है। अभी जो आप लोगों का मिड एग्ज़ाम है उसके लिए आप ये टेंशन न ले, इसको छोड़ दे, इसकी स्टडी छोड़ दे, इसकी लिखाई छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। सिर्फ ये आपके जहन में होना चाहिए, आप लोग अपने साथ एज ए रिकॉर्ड रख ले कि असाइनमेंट 3 हमारा जो है लेक्चर 6 में इंक्लूड था। तो यहाँ से आपने फिर उसी ही टाइम पिकअप करना है, आप लोगों ने लिख के जो है जमा करना है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं हमारे साथ, जिस तरह के क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल्स का मतलब ये है कि जिस तरह के हमारे साथ कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है, वाटर है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे साथ कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो है, कोर्स फाइन एग्रीगेट रेशियो है, एज ऑफ कंक्रीट है, कंपैक्शन है, टेम्परेचर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट है। तो ये 8 डिफरेंट हमारे साथ फैक्टर्स है, जिसकी वजह से हमारे साथ क्या होता है, कंक्रीट का स्ट्रेंथ या तो इंक्रीज़ हो जाता है या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद स्टडी करना है। फिर भी अगर आप लोगों ने अभी स्टडी करना है, आप अभी जो है ना कुछ मसला है इसमें, तो आप कमेंट्स में जो है ना आप पूछ सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। लेकिन बाकी जो है पेपर के लिए आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। मिड एग्ज़ाम के पेपर में ये इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद है हमारे साथ सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट, वो क्या है, क्रीप है हमारे साथ। क्रीप क्या चीज़ है, एक नई टर्म है, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सुना होगा। Deformation of concrete structure under sustained load means constant load is defined as concrete creep. क्रीप देखो, क्रीप आप मुख्तलिफ जगहों पे एज ए सिविल इंजीनियर आप लोग जब मुख्तलिफ जो है ना बुक्स पढ़ेंगे, तो आप लोग मुख्तलिफ जगहों पे क्रीप का वर्ड आप लोग सुनेंगे। क्रीप हम रेलवे में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वहाँ पे इसकी मीनिंग और इसकी डिफिनीशन कुछ अलग तरीके से है रेलवे इंजीनियरिंग में। इसके अलावा यहाँ पे एज इन ए कंक्रीट टेक्नोलॉजी इसकी डिफिनीशन कुछ अलग तरीके से है, ठीक है। तो क्रीप क्या है हमारे साथ, देखिए यहाँ पे डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर अंडर सस्टेन लोड मीन्स कांस्टेंट। सस्टेन लोड कोई भी क्वेश्चन करे, व्हाट मीन्स सस्टेन लोड, मीन्स कांस्टेंट लोड मीन्स डेड लोड, ओके, इज डिफाइंड एज कंक्रीट क्रीप। अगर किसी भी कंक्रीट स्ट्रक्चर में डेड लोड की वजह से, इसी तरह लोड की वजह से जो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक जो है ना किसी चीज़ के ऊपर पड़ा हो, उसी वजह से अगर डिफॉर्मेशन आ जाता है तो हम कहते हैं कि कंक्रीट में क्रीप आ गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म प्रेशर स्ट्रेस ऑन कंक्रीट के मेक इट्स चेंज शेप, लाजमी बात है। मिसाल मैं आप लोगों को देता हूँ, एक बीम है हमारे साथ, इसके ऊपर स्लेब पड़ा हुआ है, तो स्लेब एक्ट कर रहा है एज ए डेड लोड, ठीक है, एज ए कांस्टेंट लोड, एज ए सस्टेन लोड। तो काफ़ी मतलब जितना लाइफ टाइम इसका होगा हमारे स्ट्रक्चर का, तो बीम और स्लेब एक दूसरे के साथ कनेक्ट ही होंगे, ठीक है। तो इसी स्लेब का कुछ ना कुछ वजन होता है जो कि बीम के ऊपर आ रहा होता है। तो एक टाइम आ जाता है जिसकी वजह से हमारा बीम का शेप डिस्टर्ब हो जाता है, तो इससे हम कहते हैं कि यहाँ पे क्रीप आ गया है, इसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है मिसाल के तौर पर। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या गया है, क्रीप आ गया है, ठीक है। क्योंकि ये अचानक डिफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारे साथ लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन है, लॉन्ग टर्म के बाद ये मसला आ गया है, ठीक है। तो ऐसे जो सस्टेन लोड की वजह से जो लॉन्ग टर्म के बाद हमारे साथ ये मसला आ जाता है हमारे स्ट्रक्चर में, फिर हम कहते हैं कि यहाँ पे कंक्रीट में क्रीप आ गया है, ठीक है। दिस डिफॉर्मेशन यूजुअली अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, लाजमी बात है जहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा, जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में ये डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। स्लेब का अगर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो लाजमी बात है बीम जो होगा ये डाउनवर्ड ही जो है ना हमारे साथ क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा जिस तरह कंप्रेशन कॉलम में मतलब कंप्रेशन की वजह से कोई बकलिंग वगैरह आ जाती है, इसी तरह बीम में जो है ना बेंडिंग आ जाती है, ठीक है, डिफ्लेक्शन आ जाता है टाइम के साथ साथ। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे साथ, ये क्रीप फिनोमेना के हमारे साथ रिजल्ट्स है, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे साथ ड्राई श्रिंकेज। तो ड्राई श्रिंकेज क्या है, देखिए श्रिंकेज का वर्ड हमने लेक्चर 5 में भी पढ़ा है, लेकिन वहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज था। प्लास्टिक श्रिंकेज रिलेटेड होता है हमारे साथ फ्रेश
कंक्रीट के साथ। यहाँ पे ड्राई श्रिंकेज, ड्राई श्रिंकेज की किस चीज़ की प्रॉपर्टी है, ये रिलेटेड है, ये लिंक कर रहा है हमारे साथ हार्ड कंक्रीट के साथ, ठीक है। तो ड्राई श्रिंकेज क्या हमारे साथ, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन है, इज द कंट्रैक्टिंग ऑफ हार्ड इन कंक्रीट मिक्सचर ड्यू टू द लॉज ऑफ कैपिलरी वाटर। जो इसमें वाटर होता है, यहाँ पर भी वही बात है जो प्लास्टिक श्रिंकेज में था। अगर हार्ड इन स्टेट में जो हमारे वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर होता है, अगर उसकी लॉस हो जाती है तो भी हमारे साथ कंक्रीट एक ख़ास जो है ना मिकदार तक, एक ख़ास लिमिट तक वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, तब हम इसको कहते हैं ड्राई श्रिंकेज, ठीक है। लेकिन ड्राई श्रिंकेज फिनोमिना हमारा हार्ड कंक्रीट में है। यहाँ पे देखिए और एक्सप्लेनेशन, दिस श्रिंकेज कॉजेज एन इंक्रीज इन टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाता है बीच में, जिसके लिए क्रैकिंग आ सकता है, इंटरनल वार्पिंग, एक्सटर्नल डिफ्लेक्शन बिफोर इसमें काइंड ऑफ लोडिंग। मिसाल के तौर पर एक कंक्रीट आपने बनाया हुआ है, इसका जो है ना मतलब 10 आवर फाइनल सेटिंग टाइम इसका कंप्लीट हो गया है, इसमें काफ़ी स्ट्रेंथ आ गया है, लेकिन लोड आपने इसके ऊपर नहीं डाला है। इसी दौरान जो है ना, जब ये हार्ड स्टेट में है तो इसी दौरान कुछ ना कुछ पानी इसके अंदर ट्रैप हुआ होता है, ठीक है, फंसा हुआ होता है, इसके अंदर ही होता है। तो किसी ना किसी वजह से अगर उसी स्टेट में ये पानी एवापोरेट हो जाता है, ये पानी निकल जाता है, तब जो है ना इसके अंदर जो है ना एक किस्म का खिंचाव आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है हमारे कंक्रीट के अंदर हार्डन स्टेट में। तब हम इसको कहते हैं कि यहाँ पे ड्राई श्रिंकेज अकर हो गया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे साथ फ्रीज एंड थॉ रेजिस्टेंस। तो फ्रीज एंड थॉ रेजिस्टेंस ये वर्ड मैंने आप लोगों को कुछ मेरे ख्याल में लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था फ्रीज एंड थॉ रेजिस्टेंस क्या है। तो एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट में ये मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए, व्हेन वाटर फ्रीज इट एक्सपेंड अबाउट 9%। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुआ है, जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो इसका वॉल्यूम 9% जो है ना बढ़ जाता है, ठीक है। इसके अलावा एज द वाटर इन द मॉइस्ट कंक्रीट फ्रीजेज इट प्रोड्यूस प्रेशर इन द पोर्स ऑफ द कंक्रीट। जब हमारे साथ क्या हो जाता है, लाजमी बात है, जब पानी फ्रीज हो जाता है तो वॉल्यूम चूंकि बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाता है, पोर्स के अंदर ये चूंकि हमारा वाटर होता है वहाँ पे फ्रीज हुआ होता है, तो पोर्स के एयर गियर जो है ना ये कंक्रीट के ऊपर क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है। इफ द प्रेशर डेवलप एक्सीड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अगर कंक्रीट की जो अपनी सलाहियत होती है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ बर्दाश्त कर सकता है, अगर इससे यही प्रेशर जो वाटर फ्रीज होने के बाद ये डेवलप हुआ है, अगर ये एक्सीड कर जाता है तो हमारे साथ क्या होता है, द कैविटी वेल डायलेट एंड रप्चर। जो कैविटी होती है वो बड़ी हो जाती है, पोर्स बड़ा हो जाता है। इसके अलावा हमारा कंक्रीट जो है ना रप्चर इसमें आ जाता है, ये ख़राब हो जाता है, ये टूट जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे साथ फ्रीज एंड थॉ रेजिस्टेंस के मतलब ये भी हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ हार्ड एंड कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी है। जब कंक्रीट हार्ड हो जाता है, पानी किसी न किसी तरीके से, बारिश का पानी है, किसी और चीज़ का पानी है, जब ये आ जाता है आपकी कंक्रीट के पोर्स के अंदर, ये चला जाता है, वहाँ पे फ्रीज हो जाता है। क्योंकि जब टेम्परेचर लो होता है तो वहाँ पे जो है ना ये पानी जो होता है ये बर्फ़ में चेंज हो जाता है। बर्फ़ में चेंज होने के साथ साथ इसका चूंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे साथ क्या हो जाता है, एक्सपेंशन होता है, हमारे साथ कंक्रीट ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये इफेक्ट, कम्युलेटिव इफेक्ट ऑफ ए सक्सेसिव फ्रीज था साइकिल एंड डिसरप्शन ऑफ पेस्ट एंड एग्रीगेट कैन एवेंचुअली कॉज एक्सपेंशन एंड क्रैकिंग। वही बात जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की, यही चीज़ है। कंक्रीट विद ए लो परमेबिलिटी इज़ बेटर एबल टू रेजिस्ट फ्रीज एंड था साइकिल। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना ये एक नोट है, ये आप जो है ना जहन में रख के कोई भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फ्रीज एंड था का एक्शन होता है, ठीक है, लेकिन हम किस तरह इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने वाटर सीमेंट रेशियो क्या करना है, आपने कम रखनी है। जब वाटर सीमेंट रेशियो मीन्स वाटर की मिकदार जब आप कम रखेंगे, वाटर सीमेंट रेशियो की मिकदार जब कम होगी, पानी कम होगा, जब पानी कम होगा तो उसका एवोपोरेशन कम होगा, ठीक है। मतलब काफ़ी जो है ना मतलब ओवरऑल कंक्रीट में इसका वॉल्यूम जो होता है पानी का वो कम होगा। तो जब पानी कम होगा तो वो एवापोरेट भी कम होगा, जब एवापोरेट कम होगा तो इसमें पोर्स जो है ना बहुत ही कम बनेंगे। जब पोर्स कम होंगे तो परमिएबिलिटी जो होगी वो कम होगी हमारे कंक्रीट की, जिसकी वजह से फ्रीज एंड था साइकिल कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। मतलब वो कंक्रीट जिसकी परमिएबिलिटी क्या है, कम है। परमिएबिलिटी मीन्स इसमें पोर्स कम है, इसके लिए मतलब पानी के लिए कोई रास्ता नहीं है जाने का, ठीक है।
इसको कहती है परमेबिलिटी, ठीक है। तो अगर कंक्रीट की परमेबिलिटी कम है तो हमारे साथ ये कंक्रीट बहुत ही अच्छा है टू रेजिस्ट फ्रीज एंड था साइकिल, ठीक है। लेकिन परमेबिलिटी किस तरह कम हो सकती है, जब आपका वाटर सीमेंट रेशो क्या है, कम है, ठीक है। जब ये वाटर सीमेंट रेशो कम हो तब जो है ना आपकी परमेबिलिटी भी कम होगी। जब परमेबिलिटी कम होगी कंक्रीट हमारे साथ अच्छा होगा, ठीक है। फ्रीज एंड था साइकिल में काफ़ी जो है ना ये अच्छा होगा। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है फ्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। इसके बाद ये फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे साथ ड्यूरेबिलिटी की। ड्यूरेबिलिटी एक इंग्लिश वर्ड है, हम पायदारी कहते हैं उर्दू में, ठीक है। तो ड्यूरेबिलिटी क्या है, जरा डिफिनेशन देख रहे, दी एबिलिटी टू मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस और एन एक्सटेंडेड सर्विस लाइफ। मतलब एक खास जो है ना लाइफ टाइम होता है हमारे स्ट्रक्चर का, अगर उसी टाइम तक हमारे साथ वो स्ट्रक्चर स्टेबल हो, हमारे साथ इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो, ठीक है, इसमें हमारे कंक्रीट में कोलिजन न हो, हमारे कंक्रीट के ऊपर कोई इस तरह और केमिकल का इफेक्ट न हो, ठीक है, काफ़ी मजबूत हो हमारा कंक्रीट, काफ़ी जो है ना इसके लाइफ टाइम तक, तब हम कहते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से हमारा कंक्रीट वगैरह ख़राब हो जाता है, उसके ऊपर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ही कम अरसे में वो डिटोरिएट हो जाता है, इसकी कोलिजन इसमें आ जाती है, तो हम कहते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी ठीक नहीं है, क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है वो अभी बिगड़ गया है, ठीक है। इसके अलावा द डिज़ाइन सर्विस लाइफ ऑफ मोस्ट बिल्डिंग इज़ ऑफन 30 ईयर। जो हम डिज़ाइन सर्विस लाइफ मतलब सर्विस जो इसकी लाइफ होती है, जो लाइफ टाइम होता है किसी भी बिल्डिंग का, वो हम जो डिज़ाइन करते हैं वो अक्सर जो है ना 30 ईयर्स होता है। इसके अलावा बिल्डिंग ऑफन, लेकिन फिर भी 30 ईयर हम रखते हैं, लेकिन इसके अलावा बिल्डिंग जो है ना 5 साल तक भी चल सकता है, 100 साल तक भी चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट कंक्रीट बिल्डिंग आर डिमोलिश्ड ड्यू टू ओल्डनेस रेदर देन फॉल। कुछ कंक्रीट कुछ बिल्डिंग इस तरह होते हैं कि हम क्या करते हैं, इसको गिरा देते हैं, ख़त्म करते हैं। वो किस वजह से, ओल्डनेस की वजह से। वो खुद जो है ना मतलब खड़ा ही होता है हमारा बिल्डिंग, लेकिन फिर भी हम इसको गिराते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इसका लाइफ टाइम जो है ना वो तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, एक्सटेंड भी हो गया है। तो किसी न किसी टाइम में जो है ना ये मसला आ सकता है कि ये फॉल हो जाए, ये गिर जाए, तो इसलिए हम फिर खुद क्या करते हैं, इसको गिरा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट कंक्रीट रिक्वायर्स डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्यूरेबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर्टीज डिजायर्ड। इसके अलावा अप्रोप्रिएट कंक्रीट इंग्रेडिएंट मिक्स फिनिशिंग क्यूरिंग एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी हमारी किस तरह अच्छी होगी, तो मुख्तलिफ जो हम मिक्स प्रपोर्शन करते हैं, मतलब कंक्रीट के लिए जो हम डिज़ाइन करते हैं, वाटर मिलाते हैं, सीमेंट मिलाते हैं, तो ये ख़ास मकदार में जब हम इससे मिलाते हैं, इसके अलावा इसकी फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, इसके अलावा इसकी क्यूरिंग करते हैं टाइम टू टाइम, अगर ये इसका ख्याल हम रखें तो हमारे साथ कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, ठीक है। अगर इसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, ड्यूरेबिलिटी कम होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे ये कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट होते हैं, कहीं पे जो है ना मतलब ऐसे इस तरह इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे सल्फेट ज़्यादा होता है, जहाँ पे हमारे साथ क्लोराइड ज़्यादा होता है, कि साइल वगैरह में एयर गिरता, वो जहाँ पे पानी होता है, साल्टी वाटर होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, तो उसके मुताबिक हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे साथ ये लास्ट प्रॉपर्टी है, जो 6 प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है अभी, वो क्या है हमारे साथ, रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। तो ये लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे साथ हार्डन कंक्रीट की। ये क्या है हमारे साथ, सल्फेट अटैक का तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फेट्स इन साइल और वाटर कैन अटैक एंड डिस्ट्रॉय कंक्रीट दैट इज़ नॉट प्रॉपर्ली डिज़ाइन। तो अगर हमारे साथ साइल में या वाटर में सल्फेट की मकदार ज़्यादा है तो फिर क्या होता है, इसका हमारे कंक्रीट के ऊपर अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से कंक्रीट डिस्ट्रॉय हो जाता है। सल्फेट क्या है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये मुख्तलिफ किस्म के सल्फेट कंपाउंड हो सकते हैं। कैन अटैक कंक्रीट बाय रिएक्टिंग विद हाइड्रेटेड कंपाउंड्स इन हार्डन सीमेंट पेस्ट। हमारा कंक्रीट जब तैयार हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, तो उसी दौरान जब ये केमिकल्स आ जाते हैं in the form of calcium sulfate, in the form of sodium sulfate and as well as in the form of magnesium sulfate, तो ये क्या होता है, इसका एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है हमारे साथ, किस चीज़ के साथ, हाइड्रोटिक कंपाउंड्स के साथ। कंक्रीट का जो हाइड्रोटिक कंपाउंड है, जिस तरह के मैंने बात कही थी कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट की, तो कैल्शियम ट्राई एल्यूमिनेट के साथ सल्फेट
जब कांटेक्ट में आ जाता है तो केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट डिटीरियोरेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे साथ दिस रिएक्शन कैन इंड्यूस सफिशिएंट प्रेशर टू कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंक्रीट। जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो काफ़ी प्रेशर डिवेलप होता है हमारे कंक्रीट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा कंक्रीट ख़राब हो जाता है, फेल हो जाता है। इसके अलावा फॉर द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट एक्सटर्नल सल्फेट अटैक, डिज़ाइन कंक्रीट विद ए लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड सीमेंट स्पेशली फॉर्मुलेटेड फॉर सल्फेट इन्वायरमेंट शुड बी यूज्ड। तो हम किस तरह जो है ना अपने स्ट्रक्चर को, अपने बिल्डिंग को, अपने कंक्रीट को बचा सकते हैं इसी ही अटैक से। तो इसकी कुछ रीजंस है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अभी कि हमने क्या करना है। जिस तरह के फ्रीज एंड था रिएक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ पर हम वाटर सीमेंट रेशो कम रखेंगे, तब हमारे साथ क्या होगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर भी एक तो रीज़न ये है कि हम अगर ये इसके साथ कर ले कि अपनी परमेबिलिटी को हम कम रखें, वाटर सीमेंट रेशो हम कम रखें, तब भी जो है ना हमारे साथ सल्फेट अटैक कम हो सकता है। इसके अलावा जहाँ पर आप सल्फेट अटैक का ख़तरा हो, हमारे साइल में सल्फेट कंपाउंड्स हो, हमारे वाटर में सल्फेट कंपाउंड्स हो, तो वहाँ पे जो कंक्रीट आपने यूज़ करना है उसमें हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो उसके मुताबिक हम कंडीशन के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने कंक्रीट को डिज़ाइन करते हैं। जो हमने मुख्तलिफ सीमेंट के हमने टाइप्स पढ़े थे, वो इसलिए हमने पढ़े थे, वो इसलिए मैं बता रहा था कि एज ए सिविल इंजीनियर ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सा सीमेंट हमने यूज़ करना है। तो जिस तरह के जब जहाँ पर सल्फेट अटैक का ख़तरा होता है वहाँ पर फिर हम सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ हार्डन कंक्रीट के बारे में पढ़े, हमने डिफरेंट जो है ना 6 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।